आज आप लोगों को हम इस एक वीडियो में उनसे 59 से पहले तो ऑब्जेक्टिव करा दिए थे घटना चक्र का। आज हम आप लोगों के 59 से 75 तक देखते हैं कराते हैं ऑब्जेक्टिव। चलो शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के कौन सा द्वारा बनता है? फतेहपुर के सीकरी स्थित फतेहपुर में सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जो है ना जामा मस्जिद के कौन सा प्रवेश द्वार से बनता है? तो दक्षिण से बनता है। अब देखो इसको पूरा डिटेल्स। फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है। फतेहपुर जो सीकरी प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा है ना वो दक्षिणी प्रवेश द्वार में बनता है। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। निम्नलिखित में से कि सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? मैंने कौन से सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया मिलने से मैंने भेंट करने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खिजरी से। तो देखो इसको पूरा इसको डिटेल्स पढ़ लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों को शासन देखा। शेख निजामुद्दीन औलिया ने कितना मैंने सुल्तानों को शासन देखा? 7, जो एक के बाद एक सतासीन होते हैं, किंतु कभी किसी के दरबार में नहीं गए। शेख निजामुद्दीन औलिया किसी के दरबार में कभी नहीं गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख निजामुद्दीन औलिया से मिलने से बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उनसे शेख प्रियसी से अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया। मैंने शेख प्रियसी से अमीर खुसरो से भी प्रयत्न किया मिलने के लिए, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो आज़ाद चले गए। जब शेख निजामुद्दीन औलिया ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो आज़ाद चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले सुल्तान से मिले और इनकार कर दिया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उसने मिलने की आज्ञा मांगी तो जब अलाउद्दीन ने जब शेख निजामुद्दीन औलिया से मैंने मिलने से आज्ञा मांगी तो शेख अलाउद्दीन उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। जो सुल्तान एक दरवाजे से आता है तो दूसरे दरवाजे से हम बाहर निकल चले जाते हैं। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया महमूद ए इलाही से नाम से प्रसिद्ध हैं। 61 12 मासा की रचना किसने की? 12 मासा की रचना किसने की? ऑप्शन सी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। 12 मासा का रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम से पगमावत का हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जीत का मुख्य कारण था ऑप्शन बी हो जाएगा उनके सैन्य कुशलता। माने पानीपत का युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 में। प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। आएगा प्रश्न, पानीपत की लड़ाई किसके साथ हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुई। तो कब? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अच्छा, उसके बाद जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल का बाबर ने विजय प्राप्त किया। बाबर सैन्य की संख्या लोदी सेना से कम की थी।
कम की थी। फिर उसकी कुशलता सैन्य नीति के चलते विश्वश्री ने उसका वर्णन दिया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवी व्यक्ति था। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवी व्यक्ति था जो अपने गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता था, रुकता था और बिना किसी के दुर्दशा के संघर्ष में लीन हो जाता था। नंबर तुर्काए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुरुक ए बाबरी किसकी भाषा में लिखी? ऑप्शन सी तुर्की में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन बाबर ने अपने जीवन की संबंधित घटनाओं का एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है कि तुर्क ए बाबरी कहते हैं। स्वयं ही लिखा है, इसे तुर्क बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। तुर्की मुगल दरबार की राजा भाषा नहीं थी, तुर्की नहीं भाषा थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। हुमायूं ने चिनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? हुमायूं ने चिनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 1532 में। 1532। हुमायूं ने चिनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा। इसके बाद शेर खान हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। शेर खान ने हुमायूं की अधीनता का स्वीकार। इसके अतिरिक्त 1531 में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किला को जीत लिया। हुमायूं ने चिनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो 1532 ईस्वी में होगा। निम्नलिखित में से किसे अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे निर्माण कराया? तो ऑप्शन बी हुई हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के 3 पना 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मिर्जा गियास ईरानी व सुकार ने तैयार किया। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे के परित एक बाग की रचना हुई। मैंने हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे, हुमायूं की पत्नी के नाम क्या था? तो हाजी बेगम, पत्नी के नाम हाजी बेगम, और दिल्ली में 1567 में कराया था। इस मकबरे का नक्शा किसने किया था? मिर्जा गियास, जो कहाँ के थे? तो ईरानी तुर्ककार थे। श्वेत संगमरमर से बना था। यह भारत का पहला प्रथम गुंबद वाला मकबरा था, गुंबज वाला मकबरा था। इसे मकबरे के एक बाग की रचना हुई। बाबर की शाहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं की रचना की थी। बाबर की शाहजादी गुलबदन ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में थी। किस भाषा में थी? तो फारसी में। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि बाबर हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा के लिए प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना इसी आद्यानुसार हुई।
ऑप्शन गलत ऑप्शन सी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम अंकित करें। तो हुमायूं का 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। देवरा चौसा, पहले देवरा हुआ था, उसका चौसा, उसका कन्नौज, उसका शहरीद हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा, पहले देवरा, फिर चौसा, कन्नौजम, सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दरौह किला देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के परास्त किया। मैंने देवरा में देवरा नामक स्थान पर अफगानिस्तान विद्रोहियों के द्वारा परास्त किया। 26 जून 1539 में इसमें चौसा का युद्ध हुमायूं के शेरशाह से पराजित होना पड़ा। हुमायूं को शेरशाह से 1539 में 26 जून 1539 में, और 1532 में पहले हुई हल देवरा, उसके बाद देवरा युद्ध हुई हल। उसके बाद 26 जून 1939 को चौसा में युद्ध हुई हल हुमायूं और शेरशाह के बीच। तो कौन हारा? तो शेरशाह जीता और हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। इस युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरोध चौसा की विजय के शेरशाह की व्यक्ति का शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़ाया, सिक्के पर भी अंकित कराया। 17 मई 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं का शेरशाह 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा इस बार भी, और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को शहरीद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस कर दिला दिया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान? मैंने कौन सा सुल्तान ने पहले हजरत अल्लाह की उपाधि अपनाई और उसके बाद सुल्तान? ऑप्शन सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर सूरी ने हजरत अल्लाह की उपाधि की धारण की। किसको? तो नूर शाह को पराजित करके। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध हुमायूं को पराजित किया। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया और शेरशाह की उपाधि पा दिया। अच्छा, नाम को खुद ही पढ़ाया और सीखे चलाया। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर में युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हकीम खान। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया।
हल्दीघाटी के युद्ध 1576 में किसके किसके साथ हुआ था? महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खान के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना अग्रभाग में के नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी साथ हकीम खान शुरू कर रहा था। राणा की सेना भीलों की सभी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। अब आमिर खान की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे चलकर छेपमार युद्ध में सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक के तीर्थरा कर समान समाप्त कर दिया? ऑप्शन डी अकबर। मैंने कौन सा मुस्लिम शासक तीर्थरा कर समाप्त कर दिया? ऑप्शन अकबर। अब देखो इसको पूरा वीडियो डिटेल्स। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों का कर्तव्य व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसाबारी व्यवस्था आदि सभी उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके अधिकारी के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था। हिंदू और मुसलमान को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदारता धार्मिक नीति अंतर्गत उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थरा कर तथा 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह और सती प्रथा के रोकने का प्रयास किया। लोकप्रियता के कारणों उपयुक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया गया। अकबर ने बंगाल के तथा बिहार के मुगल साम्राज्य मिला लिया। 1576 में 1572 में सुल्तान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने स्वयं को घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने का तथा बिहार की जीतने का आदेश दिया। मुनीम खान ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित कर दिया, हरा दिया। 1576 हो गया ना। पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का अधिकार हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को जनरल मुजफ्फर खान एवं हुसैन कुली खान ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल तथा बिहार का पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का मिला लिया। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में? ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इस व्यापारी ने पूर्व के देशों के व्यापार करने का आशय 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इस नाम का गवर्नर एड एवं कंपनी ऑफ मैन्चेस्टर ऑफ लंदन टू इंडिया एडीज रखा गया। इसे जॉर्ज कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1526 से 1605 ईस्वी तक था। देखो 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों दिसंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया।
इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार योजना तैयार किया। मैंने पूर्वी द्वीप समूह के पूर्वी व्यापार करने की योजना तैयार की। इन व्यापारियों से पहले देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द टू ईस्ट इंडिया रखा। इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1656 से 1605 था। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अब्दुल फजल। आईन अकबरी अकबर द्वारा नौरत्न में से एक अबुल फजल द्वारा लिखा गई। यह अकबरनामा के नाम से 3 में से तीसरा भाग है। इसमें से अकबरकालीन शासन व्यवस्था अधिकारी वृत्तांत है। एल-दुल्लो-झौला का अकबर आगरा में किसने बनाया था? एतमादुल्लो का मकबरा आगरा में किसने बनाया था? ऑप्शन सी हो जाएगा नूरजहां। एतमुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी तट पर स्थित है। अत्यंत अलंकारित इमारत है। यह चतुर्भुजाकार है। मकबरा का बेदाम सफ़ेद संगमरमर के बना है। पहला अकबर का जिसमें बड़े पैमाने से संगमरमर का प्रयोग किया गया है। अलंकार के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितराशुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों का सजावट शैली के प्रयोग किया। पनचीनकारी निम्न में से किसके संबंधित हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा दीवारों की अर्धकीमती पत्थरों उजड़कर फूलों की नवशाली का कारण। पंचचित्रकारी पितरा दीवारों का अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने के संबंधित हैं। धतव्य है कि भारत का पितरा मथुरा नामक जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद-उल-दौला के मकबरे से किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने कराया था। मध्यकाल में बटई शब्द का अर्थ होता है। मध्यकाल में बटई शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा लगान निर्धारण करने का तरीका। मध्यकाल में बटई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति है। इसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता है। शेरशाह सूरी ने बंगाल से लगान निर्धारण करने के लिए 3 प्रणालियाँ अपनाई। पहला नक्शा या मुक्तकाई अथवा कंतूत, दूसरा नगदी अथवा जब्ती, गल्ला बक्सा बटाई 3 प्रकार की होती थी। खेत बटाई, लंक बटाई, राम बटाई। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? ऑप्शन ए हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना था, जबकि अन्नू मंजूना पुस्तक ए सिर्फ स्टडी ए मंगलका पेंटिंग डिस्ट्रिक्ट अकबर रेनिंग के अनुसार तस्वीर खाना है बनाया गया था, जिसकी पुस्तकालय से जुड़ा है। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी माना है अकबर। मैंने किस मुगल शासक चित्रकारी ने अपने कारखाने अकबर। दास्तान ए अमीर हंज का चित्रकान किसके द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन तो कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम पढ़ते हैं ये वाला। अकबर ने अनेक ग्रंथों में चित्रित कराया। जिसे सर्वप्रथम दास्तान अमीर हंजा यह हुमायूं काल के चित्रित होना आरंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ।
बंदाऊ और शाह नवाज खान के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे हैं। पहला मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुल का देख रेख में प्रायः 50 चित्रकारों इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। इस ग्रंथ का फारसी नायक अमीर हजा का उल्लेख करता है, अतः बी ए सी दोनों विकल्प सही हैं। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ है? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके द्वार में हुआ है? ऑप्शन बी अकबर। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश पुर्तगालियों के लिए माध्यम से हुआ है, जिसने मुगल चित्रकार 2 विशेषताएं ग्रहण की। व्यक्ति विशेषताएं का चित्रण दृश्य में आने वाली बिंदुओं को छोटे आकार बनाता है। चित्रकला का वैसे हुमायूं के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकार का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली अकबर के दरबार में मिल्किन यूरोपियन शैली चित्रकार था। अकबर के समय दस्तबंद अग्रही चित्र था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला स्वर्ण युग को स्वर्णकाल कहा जाता है। चलो अब इसके बाद दूसरा